नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीडीपी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और अगर आप सीडीपी का कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं तो आप जो है वो मेरे इसी YouTube चैनल से जो है वो कवर कर सकते हैं। सीडीपी नेम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पर मैंने सीडीपी का कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपको कवर करवाया हुआ है। तो वो जो प्लेलिस्ट है वो आप कंप्लीट कर लेना, देन आपका जो सीडीपी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कवर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आज जो मैं आपके लिए जो क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ये क्वेश्चन जो है ये आपके यहाँ पर ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। फिर जो है वो हम यहाँ पर क्वेश्चंस जो आगे आएंगे वहां पर जो है वो अपना लेवल जो है वो हम इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर जो है वो मैं एमसीक्यू करवाऊंगी, साथ में आपको जो है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी जो है वो मैं आपको यहाँ पर कवर करवाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि मनोविज्ञान में व्यवहारवाद के जनक कौन है। तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन पार्ट से जो है वो पूछा हुआ है। तो आपको जो है वो साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पार्ट आना चाहिए, वहां से एक क्वेश्चन जो है वो आपका अराइज होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको जो है वो साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर करवाऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ये आपका क्लियर हो जाए। तो देखिए जो मनोविज्ञान, ये आपका मनोविज्ञान शब्द जो है ये आपका ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। किससे बना है? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। और वो दो शब्द हैं, जैसे आपका मनोविज्ञान इंग्लिश में क्या होता है? साइकोलॉजी होता है। तो आप जो है वो इंग्लिश में ही ध्यान रखना। तो यहाँ पर मनोविज्ञान जो है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है और वो दो शब्द कौन कौन से हैं तो मैं इंग्लिश में आपको करवा रही हूँ यहाँ पर। साइकी, और ये स्पेलिंग जो है वो आप याद रखना क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपका कहीं ए दे दिया जाएगा, कहीं पर जो है वो आपका आई दे दिया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ई आएगा तो साइकी प्लस में लोगोस, तो साइकी प्लस लोगोस के योग से जो है वो आपका यहाँ पर साइकोलॉजी शब्द बना है और ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। तो आपको ध्यान रखना है, साइकी का मतलब होता है मन का और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो यहाँ पर जो है वो आपका मनोविज्ञान जो है ये आपको ध्यान रखना साइकी प्लस लोगोस के योग से बना है और ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। क्लियर है? उसके बाद जो है वो आपसे यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान शब्द जो है ये किसने दिया था। तो जो मनोविज्ञान शब्द है, ये जो मनोविज्ञान शब्द है, ये जो शब्द है ये आपका रुडोल्फ गोल्काई ने दिया था। किसने दिया था? रुडोल्फ गोल्काई ने दिया था। और रुडोल्फ गोल्काई ने जो है वो 1590 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी। कब? 1590 में एक पुस्तक लिखी थी, साइकोलॉजिया। उस साइकोलॉजिया में ही उन्होंने जो है वो मनोविज्ञान शब्द का जो है वो प्रयोग किया था। तो ये आपको याद रखना है, मनोविज्ञान शब्द जो है वो किसने दिया था? मनोविज्ञान शब्द जो है ये आपका रुडोल्फ गोल्काई ने दिया था। अब देखिए यहाँ पर जो है वो एक क्वेश्चन जो आपका अराइज होता है वो विकास कर्म से जो है वो अराइज होता है। तो देखिए जो मनोविज्ञान है इसका विकास कर्म आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसका विकास कर्म जो है ये आपसे पूछ लिया जाता है। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले जो मनोविज्ञान है इसको कहा गया था आत्मा का विज्ञान। क्या कहा गया था? आत्मा का विज्ञान कहा गया था। आत्मा का विज्ञान। तो देखिए जो मनोविज्ञान है ये सबसे पहले इसको क्या कहा गया था? आत्मा का विज्ञान कहा गया था। और ऐसा कहने वाले कौन कौन थे? ऐसा कहने वाले थे अरस्तु, अरस्तु, प्लूटो, डेकार्टे और रुडोल्फ गोल्काई। रुडोल्फ गोल्काई, ठीक है। ये जो है साइकोलॉजिस्ट हैं आपके और इन्होंने जो है वो जो मनोविज्ञान है उसको आत्मा का विज्ञान कहा गया था। तो यहाँ पर अगर आपका सबसे पहले किसने कहा था आत्मा का विज्ञान? अरस्तु ने कहा था। ये जो अरस्तु है इनको मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर पे जो है वो आता है आपका मन का विज्ञान। क्या आता है? मन का विज्ञान आता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है वो साइकोलॉजिस्ट जो है उनके आपस में मतभेद होते रहते हैं। अब यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट का जो है वो आपस में मतभेद हुआ कि हम नहीं मानते कि जो आपका मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान है। तो फिर जो है यहाँ पर अराइज होता है आपका मन का विज्ञान। अब यहाँ पर मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहने वाले थे पोम्पोनोजी। कौन थे? पोम्पोनोजी। अब पोम्पोनोजी जो है ये इटली के साइकोलॉजिस्ट थे। तो ये जो है इन्होंने जो है वो मन का विज्ञान कहा था। और ये पोम्पोनोजी आपके मेन है, जैसे यहाँ पर आपका आत्मा का विज्ञान में अरस्तु है, उसके साथ यहाँ पर अदर भी जो है वो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं। फिर आपका मन का विज्ञान है, मन का विज्ञान कहने वाले पोम्पोनोजी थे। इनके साथ में जो है वो जॉन लॉक, थॉमस रीड, रिचेरी, ठीक है। ये जो है ये भी आपके साइकोलॉजिस्ट जो है वो इनके साथ थे। तो ये आपको याद रखना। उसके बाद जो है वो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया था और ऐसा कहने वाले पोम्पोनोजी, जॉन लॉक, थॉमस रीड और रिचेरी थे। उसके बाद जो है वो थर्ड नंबर पे जो है वो आपका कहा गया, क्योंकि अगेन यहाँ पर जो है वो साइकोलॉजिस्ट का आपस में मतभेद हुआ। वे उन्होंने कहा हम नहीं मानते कि जो मनोविज्ञान है वो मन का विज्ञान है। तो उसके बाद जो है वो इसको कहा गया चेतना का विज्ञान। क्या कहा गया? चेतना का विज्ञान कहा गया।
और ऐसा कहने वाले कौन थे? ऐसा कहने वाले थे आपके पास विलियम जेम्स और विलियम वोंट। विलियम जेम्स और विलियम वोंट। अब देखिए जो विलियम वोंट है, इसमें एनसीईआरटी के जो बुक है उसमें इसका नाम जो है वो विल्हम लिखाता है, ठीक है, विल्हम वोंट। तो ये आपको जो है वो ध्यान रखना है, विल्हम वोंट। तो ये विलियम जेम्स और विलियम वोंट ने जो है वो जो आपका मनोविज्ञान है उसको चेतना का विज्ञान कहा था। देखिए यहाँ पर जो ये विलियम वोंट है, इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में जो है वो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। क्या की थी? प्रयोगशाला स्थापित की थी। इस वजह से जो है वो इनको आधुनिक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। तो अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि जो मनोविज्ञान है उनके पिता कौन है, उनके जनक कौन है, तो अरस्तु आएगा। लेकिन अगर प्रयोगात्मक आ जाए तो 1879 में इन्होंने जो है वो प्रयोगशाला स्थापित की थी, इसलिए इनको जो है वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता जो है वो विलियम वुंट को कहा जाने लगा। तो अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, मनोविज्ञान के पिता कौन है, तो वहां पर जो है वो आप अरस्तु करोगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि मनोविज्ञान के वास्तविक पिता कौन है, मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक पिता कौन है, तो वहां पर जो है वो आपका क्या आ जाएगा? विलियम वुंट आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद जो है वो आपका 4th नंबर पे आता है व्यवहार का विज्ञान, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो आपस में मतभेद होता है साइकोलॉजिस्ट का। फिर ये कहते हैं कि हम चेतना का विज्ञान भी नहीं मानते कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। तो यहाँ पर जो है वो इसको कहा गया व्यवहार का विज्ञान। और ऐसा कहने वाले कौन थे? तो व्यवहार का विज्ञान कहने वाले सबसे पहले थे आपके जे.बी. वॉटसन। कौन थे? जे.बी. वॉटसन थे। तो यहाँ पर व्यवहार का विज्ञान कहने वाले सबसे पहले आपके पास थे जे.बी. वॉटसन। उसके बाद जो है वो आपका यहाँ पर क्लोरखल, स्कीनर, थॉर्नडाइक, ठीक है। तो ये सारे जो है वो आपके व्यवहार का विज्ञान कहने वाले साइकोलॉजिस्ट थे। तो यहाँ पर जो मुख्य है वो आपका जे.बी. वॉटसन है, क्योंकि इन्होंने 1924 में जो है वो इन्होंने व्यवहारवाद पर जो है वो बुक लिखी थी। तो व्यवहार का जो विज्ञान है वो कहने वाले जे.बी. वॉटसन, क्लोरखल और स्किनर थे। लेकिन व्यवहारवाद पर बुक इन्होंने लिखी थी 1924 में। तो ये जो है वो व्यवहारवाद के जनक जो है वो माने जाते हैं। तो जे.बी. वॉटसन जो है ये आपके प्रमुख है। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो ये आपके जे.बी. वॉटसन ही है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि आपका मनोविज्ञान का विकास क्रम जो है वो पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना, नंबर 1 पर आपका आत्मा का विज्ञान, नंबर 2 मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान और फिर व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, आप ऐसा याद रखना कि आत्मा में मन है, मन में चेतना है और चेतना में व्यवहार है। तो इस तरीके से आपको जो है वो विकास कर्म याद रहेगा। तो ये जो आपका यहाँ पर कर्म जो मैंने लिखा है, इसी कर्म से आपको याद रखना है, क्योंकि आपको जो है वो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा और पहले आपको व्यवहार दे दिया जाएगा, फिर चेतना दे दिया जाएगा, फिर आत्मा, मन, इस तरीके से जो है वो आपको अलग अलग टाइप से दे दिया जाएगा। लेकिन आपको याद रखना इसका कर्म पहले आत्मा, फिर मन, फिर चेतना, फिर व्यवहार। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपका यहाँ पर मनोविज्ञान का जो विकास कर्म है वो बनता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो व्यवहार शब्द का जो प्रयोग है वो मैकडूगल ने किया था। किसने किया था? मैकडूगल ने किया था। मैकडूगल ने 1905 में एक बुक लिखी थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने जो है वो व्यवहार शब्द का जो है वो प्रयोग किया था। तो आपको ये याद रखना है कि मैकडूगल ने 1905 में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में व्यवहार शब्द का जो है वो प्रयोग किया था। क्लियर है? तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? जे.बी. वॉटसन हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें हमें पूछ रखा है कि विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है वो गलत पूछा हुआ है, और एचटेट में लगभग क्वेश्चन जो है वो आपसे गलत में ही पूछे जाते हैं। वहां पर जो है वो आप जल्दबाजी में, जैसे यहाँ पर विकास का सिद्धांत पूछ लिया, तो आप जो है वो कोई एक सिद्धांत आपको पता हो कि ये विकास का सिद्धांत है, तो वहां पर आप है वाला जो है वो आंसर लगा लेते हो। लेकिन आपको वहां पर नहीं वाला पूछा हुआ होता है, तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो ध्यान से पढ़ने हैं और वहां पर जो है वो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, देन आपको उत्तर देने हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर हमें विकास के सिद्धांत जो है उनके बारे में पूछा हुआ है, क्योंकि विकास के जो है वो यहाँ पर बहुत सारे सिद्धांत है, उनमें से आपको जो है वो ऑप्शन डाल दिए जाएंगे और एक अलग होगा, वहां पर जो है वो आपको गलत ही पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए कि विकास के सिद्धांत जो है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या दे रखा है कि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये कह रखा है कि जो विकास है वो परिमाणात्मक प्रक्रिया है, लेकिन आपके पास जो विकास होता है, जो
आपके पास जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, ये आपका जो परिमाणात्मक के साथ साथ ये गुणात्मक भी होता है, और कभी भी हम विकास का ठीक ठीक से मापन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है यही आपका गलत है, इसका आंसर भी आपका जो है वो फर्स्ट ऑप्शन ही है। लेकिन आपको जो है वो मैं यहाँ पर इसके जो सिद्धांत है वो आपको बताऊंगी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो विकास है ये आपका गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होता है, परिमाणात्मक दोनों होता है, और इसका हम ठीक ठीक से मापन जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, कि विकास को जो है वो हम एग्जैक्ट नहीं माप सकते, तो ये आपका गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होता है, लेकिन हम इसको एग्जैक्ट नहीं माप सकते। उसके बाद यहाँ पर जैसे सेकंड ऑप्शन दिया है कि विकास जो है वो परिपक्वता और अधिगम पर आधारित होता है, तो ये आपको याद रखना है कि विकास के सिद्धांत में आपका ये आता है कि जो विकास है उसमें परिपक्वता पाई जाती है और ये अधिगम पर भी आधारित होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमें दे रखा है कि विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। तो ये जो है ये भी आपका विकास का सिद्धांत होता है, क्योंकि जो विकास होता है वो वंशानुगत और वातावरण दोनों पर ही जो है वो निर्भर होता है, तो ये आपको याद रखना है, विकास के सिद्धांत में आपका ये भी आता है। उसके बाद फोर्थ हमें दे रखा कि प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों के बीच व्यापक व्यक्तिगत मतभेद होते हैं। तो ये तो आपका जो है वो एक नॉर्मल सेंस ही हो गई आपकी कि हर एक बच्चा जो है वो विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी उनमें जो है वो व्यापक व्यक्तिगत मतभेद जो है वो पाए जाते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा जो है वो सेम नहीं हो सकता। सभी जो है वो विकास के जो चरण होते हैं उन सब से जो है वो गुजरता है, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो है वो मतभेद होते हैं। क्लियर है, तो ये जो है वो आपका विकास के सिद्धांत में ही आता है। इसके साथ जो है वो आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका विकास का सिद्धांत है ये आपका एकीकरण का सिद्धांत होता है। इसमें एकीकरण का सिद्धांत आप याद रख लेना, एकीकरण का सिद्धांत होता है। उसके बाद जो है वो आप यहाँ पर ध्यान रखें, उसके बाद जो है वो आप यहाँ पर ध्यान रखें, विकास की दिशा का सिद्धांत होता है एक आपका, विकास की दिशा का सिद्धांत, जिसके अंदर जो है वो आपके पास दो टाइप आता है। एक तो आता है आपका यहाँ पर सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, जिसको इंग्लिश में जो है वो आप याद रखें, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में ही जो है वो ज्यादा सीधा जो है वो नाम दे दिया जाता है। तो सेफेलोकोडल जो है वो आपका यहाँ पर होता है, सेफेलोकोडल। तो सेफेलोकोडल जो है वो आप याद रखना। और उसके बाद सेकंड आपका होता है केंद्र से नीचे की ओर, केंद्र से नीचे की ओर, नीचे की ओर, केंद्र से नीचे की ओर, और केंद्र से नीचे की ओर होता है, इसको इंग्लिश में जो है वो प्रोक्सिमो डिस्टल कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो ये आपका विकास की दिशा का सिद्धांत होता है, सिर से पैर की ओर सेफिलोकोडल और केंद्र से नीचे की ओर प्रोक्सिमो डिस्टल। तो ये आपका विकास का सिद्धांत होता है, और विकास का सिद्धांत में किसका आता है, ये विकास की दिशा का सिद्धांत। तो ये जो है वो आपको याद रखना, विकास की दिशा का सिद्धांत। उसके बाद जो है वो आपका यहाँ पर जो है वो निरंतरता का सिद्धांत हो जाता है, निरंतरता, क्योंकि जो विकास है वो निरंतर होता रहता है, तो निरंतरता का सिद्धांत जो है वो आपका इसी में आता है। क्लियर है, तो ये आपके कुछ जो है वो मोटे मोटे पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। और यहाँ पर ये भी आ जाता है कि जो आपका वंशानुगत और वातावरण का जो है वो गुणनफल होता है विकास, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें आपका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है। क्लियर है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि पाठ पढ़ाने से पहले शिक्षक प्रश्न पूछकर बच्चों में रुचि और जिज्ञासा पैदा करने का प्रयास करता है, तो यहाँ कौन सा नियम लागू होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो जैसे टीचर जो है वो क्लास में जाता है, और जैसे ही वो क्लास में जाता है, अगर वो जाते ही अगर कोई भी आपका जो पाठ पढ़ाना चाहता है वो अगर पढ़ाना शुरू कर देगा, तो बच्चे जो है वो उसमें रुचि नहीं दिखाएंगे। ठीक है, और एक वहां पर जो है वो बोरिंग सा माहौल जो है वो बन जाएगा। अब यहाँ पर ये नियम दिया हुआ है कि अगर एक टीचर जो है वो क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाता है और वो पहले जो है वो बच्चों से प्रश्न पूछकर जो है वो बच्चों में रुचि और जिज्ञासा पैदा करना चाहता है, तो इसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो इसमें जो है वो तत्परता का नियम होता है। क्या होता है, तत्परता का नियम होता है, क्योंकि अगर एक टीचर जब क्लास में जाता है वहां पर बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, उनमें रुचि पैदा करता है, जो पाठ वो पढ़ाना चाहता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछकर बच्चों में रुचि पैदा करता है, तो वहां पर जो है वो बच्चे जो है वो उस पाठ को पढ़ने के लिए या उस पाठ को सीखने के लिए जो है वो तत्पर हो जाते हैं। तो वहां पर जो है वो आपका क्या आ जाएगा, तत्परता का नियम होता है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपके नियम है, जैसे आपका प्रभाव का नियम हो गया, ये जो फर्स्ट 3 नियम यहाँ पर दिए हुए हैं, ये जो है वो थॉर्नडाइक ने दिए थे। किसने दिए थे, थॉर्नडाइक ने दिए थे। तो ये आपको जो है वो याद रखना, ये थॉर्नडाइक के नियम है। और थॉर्नडाइक ने जो है एक तो आपके यहाँ पर मुख्य नियम दिए थे, और ये जो है ये आपके जो है वो मुख्य नियम ही है।
मुख्य नियम और इन्होंने 5 जो है वो गौण नियम भी दिए थे, तो ये आपको याद रखना है। थॉर्नडाइक ने जो है ये मुख्य नियम और गौण नियम किसमें दिए थे, ये किसमें दिए हैं, हम जब लर्निंग का चैप्टर करते हैं, मैंने कंप्लीट थ्योरी जो है वो करवा रखी है लर्निंग की, तो लर्निंग का जब हम चैप्टर करते हैं उसमें हम यहाँ पर इसके सिद्धांत जो है वो पढ़ते हैं। उसमें आपका फर्स्ट जो है वो सिद्धांत आता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, ये जो है वो आपका, अगर आप हिंदी में बात करें तो ये आपका जो है वो प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत हो जाएगा। तो ये जो आपका लर्निंग में इन्होंने जो ये दिया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है ये थॉर्नडाइक ने ही दी थी। किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने जो है यहाँ पर ये थ्योरी जो है वो दी थी। तो थॉर्नडाइक ने ये थ्योरी दी थी और इसी के अंदर जो है वो इन्होंने मुख्य नियम और गौण नियम जो है वो थॉर्नडाइक ने दिए थे। तो ये जो ट्रायल और एरर मेथड है इसमें क्या था कि आपके पास जो है वो जैसे यहाँ पर एक जो है वो पिंजरा रख दिया और इस पिंजरे के अंदर जो है वो यहाँ पर बिल्ली को जो है वो बांध दिया। ठीक है, किसको बांध दिया, बिल्ली को बांध दिया। और यहाँ पर एक जो है वो लीवर का बटन लगा दिया। क्या लगाया था, लीवर का बटन। लीवर का बटन जो है वो लगाया था इन्होंने। जो है जैसे थॉर्नडाइक ने जो है वो पहले पशुओं पर ही जो है वो प्रयोग करके देखा था, देन जो है वो बच्चों पर जो है वो उसका प्रयोग हुआ था। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ट्रायल और एरर थ्योरी जो है यही मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने जो है वो एक पिंजरे के अंदर जो बिल्ली को रखा, एक लीवर का बटन जो है वो यहाँ पर जो है वो लगा दिया और यहाँ से जो है वो एक दरवाजा जो कि बंद है। और यहाँ पर क्या हुआ कि बिल्ली को जैसे भूख लगी तो बिल्ली जो है वो खाना पाने के लिए जो है वो प्रयत्न कर रही है, अभ्यास कर रही है। तो यहाँ पर जो है वो संयोगवश जो है वो उसका जो पैर जो है वो इस बटन पर लग जाता है, ये दरवाजा खुल जाता है और भोजन के रूप में मछली का मांस का जो टुकड़ा है वो अंदर आ जाता है और बिल्ली को जो है वो भोजन मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है वो क्या रूल बन गया कि बिल्ली ने जैसे यहाँ पर लीवर का जो बटन है इस पर पैर रखा, दरवाजा खुला और मछली का मांस का टुकड़ा भोजन के रूप में आ गया। तो यहाँ पर जो है वो यही रूल जो है वो बच्चों पर लगा हुआ है कि जो बच्चे हैं वो अभ्यास से सीखते हैं। तो बिल्ली जैसे खाना खाने के लिए जो है वो अभ्यास कर रही थी कि मुझे किसी तरीके से जो है वो भोजन मिल जाए, तो यहाँ पर जो है वो इसके एक अन्य नाम भी है, इसको अभ्यास का नियम जो है वो कहा जाता है, अभ्यास का सिद्धांत जो है वो इसको कहा जाता है। उसके बाद जो है वो, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है वो बिल्ली जैसे अभ्यास कर रही थी कि किसी तरीके से उसको जो है वो भोजन मिल जाए, उसके बाद जो है वो संयोगवश जो है वो उसका पैर जो है उस लीवर के बटन पर लग जाता है। तो यहाँ पर इसको जो है वो संयोगवाद का जो है वो संयोगवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, संयोगवाद का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। अब जैसे बिल्ली को पता चला कि लीवर के बटन पर जैसे ही हम पैर रखते हैं तो भोजन आता है, तो इसने जो है वो एक संबंध बना लिया। जैसे ही इसको भूख लगती है वो क्या करती है, लीवर के बटन पर जो है वो पैर रखती है और फिर जो है वो दरवाजा खुल जाता है और मछली के मांस का टुकड़ा जो है वो अंदर आ जाता है। तो इसने जो है वो एक संबंध बना लिया, तो इसको जो है वो संबंधवाद का सिद्धांत भी जो है वो कहा जाता है। तो इसके अन्य नाम से भी जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका लर्निंग का जो चैप्टर उसमें आपका ये एक थ्योरी आती है। ये थ्योरी जो है वो मैंने अच्छे तरीके से जो है वो समझा रखी है चैप्टर में, तो वहां से जो है वो आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। इसके जो मुख्य नियम है ये आपका पर जो है वो आपका प्रभाव का नियम है। अगर इंग्लिश की बात करें तो लॉ ऑफ इफेक्ट हो जाएगा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ रेडीनेस। तो यहाँ पर 3 जो है वो इन्होंने यहाँ पर मुख्य नियम जो है वो दिए हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि किशोरावस्था के वैज्ञानिक अध्ययन का जनक किसे वर्णित किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था के जो वैज्ञानिक अध्ययन जिसको माना जाता है वो जी स्टेनले होल है। ठीक है, जी स्टेनले होल जो है ये आपके क्या है, ये किशोरावस्था के वैज्ञानिक अध्ययन इनको कहा जाता है। और इन्होंने जो है वो किशोरावस्था को क्या कहा है, इन्होंने किशोरावस्था को संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा है, संघर्ष और तूफान की अवस्था। तो ये चीज जो है वो आपको याद रखना है, संघर्ष और तूफान की अवस्था किसने कहा है, तो ये भी जो है वो स्टेनले होल ने ही जो है वो कहा है। तो ये चीज आपको याद रखना है। वैसे सीधा भी क्वेश्चन जो वो पूछा जा सकता है कि संघर्ष और तूफान की अवस्था कौन सी है, तो वो आपकी किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था की जो एज होती है वो 12 से लेकर 18 वर्ष तक होती है, लेकिन एनसीईआरटी में 12 से 19 वर्ष जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो जैसे आपको ऑप्शन दिया हुआ होता वैसे ही जो है वो आप यहाँ पर जो है वो ऑप्शन के साथ जो है वो टैकल कर सकते हैं। अगर 12 से 18 है तो 12 से 18 कर देना और 12 से 19 है तो वहां पर ये कर देना। ठीक है, तो संघर्ष और तूफान की अवस्था जो है वो किशोरावस्था को ही कहा जाता है। और किशोरावस्था को जो है वो वय संधि काल भी जो है वो कहा जाता है। तो ये याद रखना, वय संधि काल जो है वो इसी को कहा जाता है। तो ये जो है वो किशोरावस्था से रिलेटेड आपका यहाँ पर
कॉन्सेप्ट था। तो देखिए यहाँ पर जो है वो, जैसे मैंने आपको जो है वो बाल विकास वहां पर करवा रखा, उसमें शैशवावस्था भी मैंने आपको करवा रखा है, फिर जो है वो बाल अवस्था और फिर जो है वो आपके पास किशोरावस्था आती है। तो वहां पर जो है वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा, वैज्ञानिक अध्ययन का जनक पूछा हुआ था, तो यहाँ पर जी स्टेनले होल आ जाएगा। इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर आपको दो जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर बता दिए। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पर 5th नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत जो इंग्लिश में आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी है, ये किसने दी थी? तो ये जो है वो आपके एरिक एरिक्सन ने दी थी और इन्होंने जो है वो 8 अवस्थाएं जो है वो इसके अंदर दी हैं। तो यहाँ पर देखिए मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, यहाँ पर तो सीधा ही पूछा हुआ है कि ये किसने दिया था, तो एरिक एरिक्सन ने दिया था। तो जितनी भी थ्योरी है उनको जो है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी जो है वो किस साइकोलॉजिस्ट ने दी थी। अब देखिए यहाँ पर जो है वो इसके मैंने जो है वो यहाँ पर जितने भी इसके चरण है वो लिखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये जो वियोजन में मैंने लिखा हुआ है, ये जो है वो इसकी अवस्थाएं हैं। फर्स्ट जो अवस्था है वो आपकी है विश्वास बनाम अविश्वास। इसमें अगर हम बात करें इसकी महत्वपूर्ण घटना, तो ये जो आपका विश्वास बनाम अविश्वास है, इसमें जो एज होती है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। कहीं पर जो है वो आपका यहाँ पर जन्म से लेकर जो है वो 1.5 वर्ष भी जो है वो दिया हुआ होता है। ठीक है, तो वो आपको जो है वो बाई ऑप्शन जो है वो देखना है कि अगर आपको इसकी एज अगर पूछ ली जाए एग्जाम में, तो वहां पर अगर 0 से लेकर 2 वर्ष तक अगर दी हुई होगी तो वहां पर आप 2 वर्ष करोगे, और अगर डेट दे रखा है तो वहां पर आप 1.5 करोगे, और दोनों आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक ही आपको ऑप्शन में मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर विश्वास बनाम अविश्वास हो गया, और अगर हम आयु की बात करें तो ये आपकी शेषवावस्था में आ जाता है। ये यहाँ पर जो है वो एडिशनल जानकारी जो है वो दी हुई है, लेकिन ये जो है वो इसकी अवस्थाएं होती है जो कि आपको मेन याद रखनी है, विश्वास बनाम अविश्वास। और यहाँ पर ये जो विश्वास बनाम अविश्वास है, इसमें जो है वो महत्वपूर्ण घटनाएं भी पूछ ली जाती हैं। तो इसकी जो महत्वपूर्ण घटना जो है वो आपका भरण है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है वो स्तनपान से रिलेटेड हो जाता है कि बच्चा जो है वो विश्वास बनाम अविश्वास जो है, जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा जो है वो स्तनपान करता है, तो उसी को जो है यहाँ पर भरण दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें जो परिणाम होता है वो क्या होता है, आशा, होप, यहाँ पर जो है वो बच्चे में होती है। उसके बाद जो है वो, जैसे यहाँ पर जन्म से 2 वर्ष होगी शैशवावस्था, तो यहाँ से भी जो है वो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि शैशवावस्था की जो है वो आयु क्या होती है। आयु सीमा आपकी यहाँ पर दी हुई है, तो ये आपको याद रखना। उसके बाद जो आता है ये आपका प्रारंभिक बाल्य अवस्था होता है। तो जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था है ये 2 से लेकर 3 वर्ष तक होती है। और अगर हम बात करें मनोसामाजिक विकास की जो दूसरी अवस्था है, उसमें आपके पास आ जाता है स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, और इसमें जो घटना होती है वो सोच प्रशिक्षण होता है, और जो परिणाम होता है वो आपका यहाँ पर चाह होता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके पास पूर्व विद्यालय अवस्था होती है, ये 4 से 6 वर्ष होती है। और ये जो आपके 4 से 6 वर्ष है, इसमें आपके पास तीसरी जो स्टेज आती है वो पहल बनाम अपराध आती है। ठीक है, पहल बनाम अपराध आती है, और इसकी महत्वपूर्ण घटना जो होती है पहल की, वो अन्वेक्षण होता है, यानी कि अन्वेक्षण का मतलब कोई खोज करना। उसके बाद जो है वो परिणाम आपका यहाँ पर उद्देश्य होता है। उसके बाद जो है वो आपकी विद्यालय अवस्था होती है जो 6 से लेकर 11 वर्ष तक की होती है, और ये जो है वो चौथी अवस्था है। और चौथी अवस्था आपकी क्या है, उद्योग बनाम हीनता। उद्योग बनाम हीनता, या फिर आपका यहाँ पर ये जो है वो परिश्रम बनाम हीनता भी जो है वो आपका आ जाता है, परिश्रम बनाम हीनता। और यहाँ पर महत्वपूर्ण घटना विद्यालय है, और आपका यहाँ पर जो परिणाम है वो आत्मविश्वास है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपकी 5th जो आपकी अवस्था है वो यहाँ पर है। 5th अवस्था जो है वो है आपकी यहाँ पर पहचान बनाम भूमिका भ्रम, और ये आपकी 11 से लेकर 18 वर्ष तक होती है, और ये किशोरावस्था भी जो है वो इसको कहा जाता है। उसके बाद जो है किशोरावस्था, क्योंकि यहाँ पर एज जो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ये आयु दी हुई है, तो ये जो है वो आपकी किशोरावस्था होती है। और मनोसामाजिक जो विकास सिद्धांत जो है उसके अंदर जो है ये आपकी 5वीं अवस्था जो है वो आ जाती है, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। इसमें जो आपके पास यहाँ पर परिणाम जो होता है वो निष्ठा होती है, और जो महत्वपूर्ण घटना जो होती है वो सामाजिक रिश्ते होते हैं। तो महत्वपूर्ण घटना सामाजिक रिश्ते हो जाते हैं, और यहाँ पर जो आपकी परिणाम होता है वो आपका निष्ठा हो गया। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपके पास 6th जो स्टेज आती है, उसमें आपके पास आता है अंतरंगता बनाम अलगाव। तो जो ये अंतरंगता है, इसको जो है वो घनिष्ठता भी जो है वो यहाँ पर आ सकता है, घनिष्ठता बनाम अलगाव। तो ये जो है वो आपका यहाँ पर जो आपके पास घटना होती है, महत्वपूर्ण घटना, वो रिश्ते आते हैं, और यहाँ पर जो परिणाम होता है वो यहाँ पर प्यार का परिणाम होता है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आता है मध्य
वयस्कता, और ये जो है वो आपकी 40 से लेकर 60 वर्ष होती है। इसमें जो आपके पास 7वें नंबर की ये स्टेज है जो कि आपकी है उत्पादकता बनाम ठहराव। इसमें जो है वो काम और पितृत्व होता है और देखभाल जो है ये महत्वपूर्ण परिणाम होता है। उसके बाद आती है यहाँ पर प्रौढ़ा अवस्था, और जो प्रौढ़ा अवस्था होती है ये 60 से लेकर मृत्यु तक चलती है। और यहाँ पर जो आपके पास ये स्टेज है आपकी 8 नंबर की स्टेज है, और इसमें आपके पास ये एज है 60 से मृत्यु तक, और ये जो है वो आपका जो स्टेज है ये अहंकार, वफादारी बनाम निराशा होता है। और इस स्टेज की जो महत्वपूर्ण घटना जो होती है वो जीवन पर प्रतिबिंब होता है, और प्रज्ञता जो होती है यहाँ पर परिणाम होता है। अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको ये स्टेजेस बताई हैं, जैसे फर्स्ट जो स्टेज मैंने यहाँ पर आपको बताई है, इधर जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्टेज बताई विश्वास बनाम अविश्वास। तो देखिए जैसे बच्चा जन्म लेता है, तो वहां पर अगर माता पिता उसको अच्छे तरीके से रखते हैं, उसको जो है वो ज्यादा अगर डांटते नहीं है, उसके साथ जो है वो अच्छा व्यवहार करते हैं, तो बच्चे में जो है वो विश्वास पैदा होगा। और अगर बच्चे को हमेशा हर टाइम जो है वो डांटते रहेंगे तो बच्चा जो है वो अविश्वास जो है वो उसमें पैदा हो जाएगा, बच्चा जो है वो अविश्वास वाला बन जाएगा। उसके बाद जो है वो अगर बच्चे को अच्छे तरीके से रखा जाता है घर के अंदर, तो बच्चा जो है वो यहाँ पर खुद से कोई काम करने की जो है वो कोशिश करेगा, यानी कि अगर पॉजिटिव माहौल होगा घर में बच्चे के लिए तो वो खुद से कोई काम करने की कोशिश करेगा। फिर जो अगर बच्चे को नेगेटिव माहौल दिया गया है पहले से ही, तो बच्चे में अविश्वास होगा, और अविश्वास के कारण बच्चा जो है वो शर्म संदेह करना शुरू कर देगा। उसके बाद आपके पास थर्ड स्टेज है पहल बनाम अपराध। इसमें क्या है कि बच्चा अगर पॉजिटिव माहौल में रहा है घर में, तो वहां पर बच्चा जो काम सोचता है उसकी पहल करेगा, कि जो भी उसने सोचा है कि मुझे ये काम करना चाहिए उसकी पहल करेगा। और अगर बच्चा नेगेटिव माहौल में रहा है तो वो जो है वो खुद के लिए एक अपराध, यानी कि वो खुद को ही जो है वो दोष देना शुरू कर देगा कि मुझसे तो ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो इस टाइप का बच्चा जो है वो बन जाता है। उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पर कि बच्चा अगर स्टार्टिंग से ही पॉजिटिव माहौल में रहा है तो वो पहल करेगा कोई भी चीज करने के लिए, तो पहल करेगा तो उसको जो है वो परिश्रम भी करना होगा, तो वहां पर जो है वो परिश्रमी बन जाएगा, अपने काम के प्रति लगन रखेगा और अपना जो काम उसने डिसाइड किया है उसको करने के लिए परिश्रम करेगा। और अगर वो नेगेटिव माहौल में रहा है तो वो अपने आप को दोष देगा और उसमें जो है वो हीन भावना जो है वो पैदा हो जाती है। क्लियर है। उसके बाद मैंने जैसे आपको यहाँ पर बताया फिफ्थ में कि पहचान बनाम भूमिका और ब्रह्म। तो अगर बच्चा पॉजिटिव माहौल में स्टार्टिंग से रहा है तो अगर वो परिश्रम करेगा, जैसा उसने काम सोचा कि मैं अपने फ्यूचर में ये करना चाहता हूँ, उसके लिए वो परिश्रम करेगा। अगर परिश्रम करेगा तो उसकी पहचान बनेगी। और अगर बच्चा नेगेटिव माहौल में रहा है तो उसमें हीन भावना के साथ जो है वो जो आपका ये जो है वो भूमिका भ्रम उसमें पैदा हो जाएगा, कि जैसे बच्चा ये सोचने लग जाएगा कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, तो यहाँ पर जो है वो बच्चे में भ्रम जो है वो पैदा हो जाएगा। उसके बाद जो है वो अगर बच्चे में पहचान बनेगी तो समाज में उसके घनिष्ठ संबंध बनेंगे या अंतरंगता आप बोल सकते हैं। और अगर नेगेटिव माहौल में रहेगा तो बच्चे ने कुछ नहीं किया, उसमें जो है वो हीन भावना आ गई, वो जो है वो भूमिका भ्रम में रहने लग गया, तो वो जो है वो सबसे अलगाव हो जाएगा, उसका सबसे कटाव करना शुरू कर देगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट जो आपके पास 7वें नंबर जो है ये स्टेज, इसके अंदर की बच्चा अगर घनिष्ठ संबंध बनाएगा तो जो ये उत्पादकता है, इसका मतलब है कि अगर स्टार्टिंग से ही बच्चा पॉजिटिव माहौल में रहा है, उसकी पहचान बन गई, उसके घनिष्ठ संबंध बन गए, तो यहाँ पर जो है वो उत्पादकता में क्या होता है कि वो अपनी घर गृहस्थी में अपने बच्चों के लिए जो है वो यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है, उनके लिए कोई चीजें जोड़नी शुरू कर देता है। और अगर स्टार्टिंग से नेगेटिव माहौल में रहा है तो वो जो है वो ठहराव आ जाता है। कहने का मतलब कि वो जो है वो खुद के लिए सोचता है कि मैंने तो स्टार्टिंग से ही कुछ नहीं किया, तो वो ठहराव आ जाता है, यानी सबसे कटकर जो वो रहने लग जाता है, अपने मतलब अकेला रहना स्टार्ट जो है वो कर देता है। तो यहाँ पर उसमें ठहराव आ जाता है, वो कोई भी काम नहीं करना चाहता। उसके बाद जो है वो अगर बच्चा स्टार्टिंग से ही पॉजिटिव माहौल में रहा तो यहाँ पर अहंकार, वफादारी, ये जो अहंकार है ये आपका नेगेटिव वे में नहीं है। तो अगर वो स्टार्टिंग से जो उसने अच्छा काम किया है तो वो अपने जैसे लास्ट टाइम जब बंदा जो है वो अपनी मौत के नजदीक होता है तो वहां पर वो जो है वो अपने जीवन का रिफ्लेक्शन करता है कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया क्या नहीं किया। तो वहां पर जो है वो उसमें ये चीज होती है कि हाँ मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा काम किया है, तो इस टाइप से वो अपना जीवन का प्रतिबिंब करता है। और अगर उसने कुछ नहीं किया, स्टार्टिंग से उसको नेगेटिव माहौल मिला है, तो उसके अंदर जो है वो मृत्यु के टाइम भी जो है वो निराशा ही रहती है कि मैंने तो अपनी लाइफ में कुछ किया ही नहीं है। ठीक है। तो ये जो है वो आपकी 8 स्टेजेस होती हैं और ये आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। और ये किसने दी थी? ये आपकी दी थी एरिक एरिक्सन ने ये जो है वो स्टेजेस दी थी और इसको मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है वो कहा जाता है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास 6th नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के 6 चरणों में से एक नहीं है।
तो देखिए यहाँ पर कोलबर्ग ने जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है, इसके अंदर जो है वो आपके 3 चरण हैं, 1 चरण, 2 चरण और फिर 3 चरण, और हर एक चरण में इन्होंने जो है वो 2-2 अवस्थाएं दी है। ठीक है, क्या दी है? 2-2 अवस्थाएं दी है। टोटल जो है वो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? 2 ये हैं, 2 ये और 2 ये, यानी कि टोटल जो है वो इसकी 6 अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने ये पूछा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये आपके नाम जो है वो चेंज होते रहते हैं। जैसे सामाजिक अनुबंध जो है, क्योंकि हिंदी में जो है वो थोड़े से इनके नाम जो है वो अलग अलग दे दिए जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना सामाजिक अनुबंध नीति जो है ये आपका आएगा। उसके बाद है सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांत, ये भी जो है वो कोलबर्ग ने दिया है। कानून और व्यवस्था नैतिकता जो है ये भी कोलबर्ग ने दिया है। जो काल्पनिक खेल है ये सिद्धांत जो है वो कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंदर नहीं आता। तो ये जो आपका सी ऑप्शन है, थर्ड जो ऑप्शन है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं वो देख लीजिए कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर जो है वो फर्स्ट इनका लेवल होता है जिसको प्री कन्वेंशनल लेवल कहा जाता है। हिंदी में जो है वो इसको पूर्व पारंपरिक लेवल जो है, स्तर जो है वो कहा जाता है। उसके बाद लेवल 2 है कन्वेंशनल लेवल, इसको जो है वो पारंपरिक स्तर कहा जाता है। थर्ड जो है ये आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है जिसको उत्तर पारंपरिक स्तर कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए जैसे यहाँ पर फर्स्ट प्री कन्वेंशनल लेवल जो है, इसके अंदर आपकी स्टेज आती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी कि आपके पास यहाँ पर आज्ञा और दंड का नियम होता है, सजा या दंड का नियम होता है, ये फर्स्ट होता है। इसमें आपके पास जो सेकंड होता है वो इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन होता है। ये जो चीजें हैं मैं आपको कहूंगी कि आप इंग्लिश में इनको याद रखना, क्योंकि हिंदी में इनके नाम जो है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो आप इनको जो है वो इंग्लिश में याद रखना। उसके बाद कन्वेंशनल लेवल जो है, इसमें आपका गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन हो जाता है। और फोर्थ जो स्टेज होती है इसमें लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन होता है। उसके बाद जो है वो आपके पास फिफ्थ जो स्टेज होती है इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्शन ओरिएंटेशन होता है। और फिर सिक्स्थ जो होता है इसमें आपके पास यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन होता है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको स्टेजेस बताई हैं, इन स्टेजेस में होता क्या है, जैसे आपके पास यहाँ पर फर्स्ट स्टेज दे रखी है, ये है आपके पास ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी कि आपके पास यहाँ पर आज्ञा और दंड का नियम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा इस स्टेज में जो भी काम करता है वो सिर्फ इस डर से करता है कि उसको जो है वो दंड मिलेगा। तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ बच्चा डर की वजह से जो है वो यहाँ पर काम करता है। उसके बाद जैसे यहाँ पर सेकंड दिया है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, यहाँ पर क्या होता है साधन सापेक्षता। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, साधन सापेक्षता का मतलब क्या है कि अगर बच्चा यहाँ पर कोई भी काम करता है तो वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए करता है। ठीक है, उसके बाद है गुड बॉय नाइस गर्ल, यहाँ पर बच्चा जो है जो भी काम करेगा वो ये दिखाने के लिए करेगा कि वो एक अच्छा लड़का है या फिर एक अच्छी लड़की है, ये दिखाने के लिए जो है वो यहाँ पर क्या करता है, वो कोई भी काम जो है वो करके दिखाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो फोर्थ स्टेज है ये है आपके पास द लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो इसके अंदर क्या है कि जो यहाँ पर जैसे बच्चा जो है वो, जैसे आपके पास सेकंड लेवल होता है, यहाँ पर बच्चा स्कूल में जाना शुरू कर देता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जो नियम और जो रूल होते हैं उनको मानना जो है वो बच्चा शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो है वो इस स्टेज से जो है वो पूछा जाता है कि एक बच्चे ने जो है वो दूसरे बच्चे की जो वो पेंसिल चुरा ली, लेकिन दंड के कारण जो है वो कि भी मुझे दंड मिलेगा, उसके कारण जो है वो उसने वो पेंसिल जो है वो वापस रख दी। तो यहाँ पर जो है वो कौन सा नियम लगा है, कौन सी स्टेज है, तो यहाँ पर स्टेज जो है वो आपकी फोर्थ होती है। तो जो नियम बने हुए होते हैं उनको तोड़ने के लिए जो है वो बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि अगर मैं ये नियम तोड़ूंगा तो मुझे यहाँ पर जो है वो दंड मिलेगा। तो उस वजह से यहाँ पर जो नियम और जो रूल होते हैं वो बच्चा मानना शुरू कर देता है। तो ये आपके फोर्थ स्टेज में होता है। उसके बाद है सोशल कॉन्ट्रैक्शन ओरिएंटेशन। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा जो है वो सोसाइटी के जो इंटरेक्शन में आता है, तो वहां पर जो है वो जैसे सोसाइटी के जो रूल होते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चा मानना शुरू कर देता है। जैसे समाज में जो बातें चल रही होती है उन्हीं को बच्चा जो है वो मानना शुरू कर देता है। उसके बाद आपके पास आती है सिक्स्थ स्टेज। इसमें क्या है कि द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे के खुद के जो है वो नियम रेगुलेशन जो है वो बन जाते हैं, वो वास्तविकता से जो है वो यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। वहां पर जो है वो अपने अकॉर्डिंग ही जो है वो चीजों को वो करता है। वो ये नहीं सोचता कि समाज क्या कहेगा या फिर और कोई कुछ क्या कहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने यहाँ पर जो है वो रूल बनाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो उसके सार्वभौमिक सिद्धांत जो है वो बन जाते हैं। तो ये जो है वो आपका मोरल डेवलपमेंट है कोलबर्ग का, और इसमें इन्होंने 3 लेवल दिए थे और इसकी 6 स्टेजेस हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पर नेक्स्ट जो 7th नंबर क्वेश्चन, इसमें हमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व का कोई भी लक्षण सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया था।
तो लक्षण सिद्धांत क्या है, यहाँ पर पर्सनैलिटी की ट्रेट थ्योरी के बारे में पूछा है कि ट्रेट थ्योरी जो है वो किसने दी थी, तो कैटल और आलपोर्ट जो है वो इन दोनों ने ही जो है वो ट्रेट थ्योरी दी थी। यहाँ पर पूछा हुआ है कि किसने नहीं दी, तो जो क्रेस्मर है इन्होंने जो है वो ट्रेड थ्योरी नहीं दी थी, तो ये जो आपका ऑप्शन है ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्रेस्मर इन्होंने जो है वो पर्सनैलिटी की टाइप दिए थे, शारीरिकता के आधार पर इन्होंने 4 टाइप दिए थे। एक इन्होंने जो है वो यहाँ पर पिकनिक टाइप दिया था कि जो शारीरिकता के आधार पर जो टाइप थे वो पिकनिक था, डिस्प्लास्टिक था। एक इन्होंने जो है वो यहाँ पर एस्थेनिक दिया था और एक इन्होंने एथलेटिक दिया था। तो ये जो 4 टाइप है वो इन्होंने व्यक्तित्व के टाइप दिए थे, लेकिन जो ट्रेड थ्योरी है ये कैटल और आलपोर्ट ने दी थी, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे, यहाँ पर 8th नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, तो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 4 अवस्थाएं हैं, ये आपको सबको पता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि रचनावादी उपागम परिणाम है। तो रचनावादी उपागम जो होता है, जो कि आपका यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच होती है, ये किसका रिजल्ट है ये पूछा हुआ है। तो जो आपके पास रचनावादी उपागम जो होता है ये आपका संज्ञानात्मक और जो सामाजिक मनोविज्ञान होता है उन दोनों का परिणाम होता है। तो आपका जो 4th ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा, तो ये आपको जो है वो याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर 10th नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन जो सिद्धांत है, स्किनर ने सिद्धांत दिया था क्रिया प्रसूत अनुकूलन, ये पूछा हुआ है कि किस पर आधारित है। तो जो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन जो है ये थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है उस पर आधारित है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इनकी सन दी हुई है कि कौन सी सन में जो ये दिया हुआ था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो थॉर्नडाइक ने जो नियम दिया था प्रभाव का नियम, ये 1898 में दिया था। तो जो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत है ये आपको ध्यान रखना है, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है और ये जो है वो 1898 में दिया था। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 11th नंबर क्वेश्चन क्या है, 11th नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उससे पहले भी आते हैं, किसके द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया गया एक विचार था। तो देखिए यहाँ पर जो है जैसे मैंने आपको जीन पियाजे की जो थ्योरी करवाई थी उसमें मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये जो आपकी यहाँ पर परिभाषा दी है ये जीन पियाजे ने दी है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो जीन पियाजे हैं इन्होंने कहा था कि जो विचार हैं, विचार जो है वो भाषा से पहले आते हैं, विचार पहले आते हैं, ठीक है, विचार जो है वो पहले आते हैं, ऐसा मैंने वहां पर आपको बताया था। इसमें भी यही कहा गया है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उससे पहले भी आते हैं। तो ये किसने कहा था, जीन पियाजे ने कहा था, तो ये आपको याद रखना है। सीधा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाषा से पहले विचार आते हैं, ये किसने कहा था, तो जीन पियाजे ने ये कहा था। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरिक्सन के अनुसार जन्म से 1 वर्ष, तो देखिए यहाँ पर जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है, कहीं पर आपको जो है वो 1.5 वर्ष दे दिया जाएगा, कहीं पर आपको 2 वर्ष दे दिया जाएगा। तो ये जो है वो आपको सिर्फ वहां पर जो ऑप्शंस, जैसे यहाँ तो क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पर जो कई बार जो है वो आपको यहाँ पर जो स्टेज है वो डालकर जो है वो फिर आपसे एज पूछ ली जाएगी, तो वहां पर आपको ऑप्शन से ही देखना है कि आपको क्या दे रखा है। तो यहाँ पर जन्म से 1 वर्ष की आयु के बीच होने वाली जो अवस्था उसका नाम यहाँ पर पूछा हुआ है। तो जन्म से 1 वर्ष में जो है वो आपकी एरिक्सन की पहली अवस्था आएगी, और पहली जो है वो आपकी विश्वास बनाम अविश्वास यानी कि ट्रस्ट वर्सेस अनट्रस्ट आपका यहाँ पर रहेगा। तो ये जो है वो आपके पास यहाँ पर थर्ड जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो है वो लिखा हुआ है, तो ये आप देख लेना। क्लियर है। तो ये 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो आपका थर्ड हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। हमें बताना कि किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो विशेषताएं होती है, क्योंकि देखिए मैंने आपको जो थ्योरी करवा रखी है उसमें मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है वो करवा रखा है, तो आप वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करें। उसके बाद जो है वो आपको ये जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान लगेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में जो हमें बताना है वो हमें नहीं में बताना है कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो यानी कि इनमें से 3 ऑप्शन जो है वो आपकी इसकी विशेषता के ही है और एक आपको यहाँ पर अलग दे रखा है। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है कि पहचान के लिए खोज, तो देखिए जो किशोर अवस्था होती है उसमें जो किशोर होता है वो क्या करता है, पहचान की खोज करता है, तो ये उसकी विशेषता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ये सेकंड दे रखा है, स्व अवधारणा अधिक जटिल हो जाती है
ये बाल्य अवस्था की विशेषता है। किसकी है? बाल्य अवस्था की। तो ये जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है, ये जो आपकी यहाँ पर विशेषता दी हुई है ये बाल्य अवस्था की है। तो ये आपका आंसर जो है वो इस 13th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इस किशोर अवस्था की विशेषता में पढ़ लीजिए कि अमूर्त रूप से चिंतन करने और वैज्ञानिक तर्क करने की क्षमता जो है वो विकसित हो जाती है किशोर अवस्था में। प्रजनन परिपक्वता आती है। तो ये जो है वे आपके सारे ही तीनों जो ऑप्शन है ये आपके किशोर अवस्था की विशेषता है। जो सेकंड ऑप्शन है ये आपकी बाल्य अवस्था की विशेषता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर 14th नंबर क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा अधिगम में अक्षम बच्चे की पहचान करने का सबसे प्रभावी तरीका होगा। यानी कि एक टीचर जो है वो किस तरीके से पहचान पाएगा कि ये जो बच्चा है वो अधिगम में जो है वो, यानी कि लर्निंग डिसेबल बच्चा है, ये किस तरीके से टीचर जो है वो पहचान पाएगा। तो वो हमें बताना है कि कौन सा जो है वो प्रभावी तरीका है। तो देखिए फर्स्ट में हमें दे रखा है कि यह देखना कि बच्चा टीम के कार्यों में साथियों के साथ कैसे अंतःक्रिया करता है। तो ये जो है वो इसका ऑप्शन हो सकता है। हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर आगे भी कोई और ऑप्शन इससे बेटर है। तो देखिए यहाँ पर सेकंड हमें दे रखा है मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को निर्देशित करना। तो ये तो जो है वो प्रभावशाली बच्चों के लिए होता है, ठीक है, प्रभावशाली के लिए होता है। तो ये जो है वो आपका आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड हमें दे रखा है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण देना। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही पहलू हो गया कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण करेंगे तो बच्चे में हम ये नहीं पहचान पाएंगे कि वो अधिगम में अक्षम है, क्योंकि ये सिर्फ एक टाइप हो गई। उसके बाद जो है वो फोर्थ हमें दे रखा कि बच्चे का विशेष रूप से तब विस्तृत अवलोकन करना जब वह समस्याओं का समाधान करता हो। तो ये तो जरूरी नहीं कि जब बच्चा समस्याओं का समाधान करे तभी जो है वो हम उसका अवलोकन करें। तो ये भी जो है वो आपका इसके अंदर नहीं आएगा। तो ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका प्रभावी तरीका है, क्योंकि जो बच्चा होता है अगर वो अपने साथियों के साथ ही जो है वो अंतःक्रिया नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब उसमें जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो वो बच्चे की जो डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी, उसको पहचानने का अच्छा प्रभावी तरीका है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15th नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सृजनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है। तो सृजनात्मकता यानी कि जो क्रिएटिविटी होती है उसमें चिंतन, जो क्रिएटिविटी होती है वो चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित होती है। तो जो क्रिएटिविटी होती है उसके अंदर जो है वो खुद के तर्क वितर्क आते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं ये आपकी अपसारी चिंतन में होती हैं। तो ये आपको जो है वो ध्यान रखना है। जो क्रिएटिविटी होती है उसमें अपसारी चिंतन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास है 16th नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है कि कैटल का बुद्धि का सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण। तो जो कैटल का बुद्धि का जो सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण, ये सीधा भी पूछा जा सकता है कि बुद्धि का जो सांस्कृतिक या संस्कृति मुक्त परीक्षण है ये किसने दिया था। तो ये जो है वो कैटल ने दिया था। और ये किस प्रकार का परीक्षण है? ये जो है ये आपका अशाब्दिक परीक्षण है। ये आपको याद रखना है। कैसा है? ये आपका अशाब्दिक परीक्षण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट हमारे पास 17th नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमें पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन प्रगतिशील शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की विशेषता नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल तो दिया जाता है। ठीक है, बच्चा होता है उसका सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो होना चाहिए। तो ये तो जो है वो आपकी प्रगतिशील शिक्षा जो है उसकी विशेषता में आता है। उसके बाद सेकंड जो है वो रट कर याद करने पर बल देना। तो इस टाइप के जहां पर भी रट कर बल दिया जाता हो तो नहीं में जो अगर आंसर पूछा जाएगा तो लगभग आपका यही आंसर होगा। तो ये जो है वो आपका रट कर याद करने पर जो है वो प्रगतिशील में उस पर जोर नहीं दिया जाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सहयोगी शिक्षण पर बल दिया जाता है। जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ये भी जो है वो आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर आ जाता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18th नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें पूछा हुआ है कि शास्त्रीय अनुकूलन को डैश भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो शास्त्रीय अनुकूलन है ये किसने दिया था? ये पावलोव ने दिया था। तो ये जो है वो आपका पावलोवियन अनुकूलन जो है वो इसको कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो शास्त्रीय अनुकूलन है उसको इसको पावलोव अनुकूलन जो है वो भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पर 19th नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसने अव्यक्त अधिगम की अवधारणा में योगदान दिया था। तो ये जो अव्यक्त अधिगम जो होता है इसको लेटेंट लर्निंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटेंट लर्निंग कहा जाता है। तो ये टोलमैन ने दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये किसने दिया था? ये टोलमैन ने दिया था। अव्यक्त अधिगम का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? टोलमैन ने दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 20th नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है।
यानी कि जो जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है वो हमें बताना है। तो देखिए जो भूख है ये आपकी जन्मजात होती है, प्यास भी जन्मजात होती है, निद्रा भी जन्मजात होती है, आकांक्षा जो है ये जन्म के बाद आती है। तो ये जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, आकांक्षा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आकांक्षा है वो आपकी जन्मजात अभिप्रेरक जो है वो नहीं होती। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट में हमें दे रखा है कि संवरना और शरीर की सफाई करना स्वास्थ्य के किस पहलू के अंतर्गत आता है। तो शरीर की सफाई करना और संवरना जो है ये आपके पास शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट जो है ये आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है। ये हमें दे रखा है कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है। तो देखिए मैंने आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो विकास कर्म बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले आत्मा का विज्ञान था, उसके बाद मन का विज्ञान था, उसके बाद जो है वो आपका चेतना का विज्ञान हुआ, देन आपका व्यवहार का विज्ञान हुआ। तो यहाँ पर वर्तमान समय में अगर पूछा जाएगा तो ये जो है वो आपका व्यवहार का विज्ञान होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में जो है मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है, तो इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें हमें पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का सर्वाधिक समग्र दृष्टिकोण है। तो हमें बताना है कि प्रेरणा का समग्र दृष्टिकोण कौन सा है। तो प्रेरणा का समग्र दृष्टिकोण सबसे पहले हमें दे रखा है कि प्रेरणा के संज्ञानात्मक विचार। तो देखिए संज्ञानात्मक की अगर हम बात करें तो संज्ञानात्मक में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या आ जाएगा, आपका मानसिक यानी कि आपके दिमाग से रिलेट हो जाएगा। अगर व्यवहार की बात करें तो व्यवहार में आपका जो है वो व्यवहार आ जाता है। रचनावादी में क्या हो जाता है कि इसके अंदर आप जो क्रिएटिविटी करते हैं वो आ जाता है। लेकिन इसने पूछा है कि यहाँ पर जो प्रेरणा होती है उसका समग्र दृष्टिकोण किसमें होता है। तो जो समग्र दृष्टिकोण है वो आपका मानवतावादी में होता है। क्योंकि अगर हम मानवतावादी को अगर हम कॉमन सेंस का यूज करें तो जो मानवतावादी है उसमें आपका यहाँ पर संज्ञानात्मक भी आ जाता है और रचनात्मक, क्योंकि मानवतावादी अगर आपका यहाँ पर दृष्टिकोण होगा तो उसमें रचनावादी, व्यवहार और संज्ञान सब आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ये जो है वो आपका मानवतावादी विचार होता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति का उपयोग शिक्षक द्वारा मानसिक रूप से मंद शिक्षार्थी के लिए नहीं किया जा सकता। तो ये कह रखा है कि इसमें जो है यहाँ पर कुछ रणनीति दी हुई है, तो इसमें जो है वो शिक्षक द्वारा जो मानसिक रूप से जो मंद शिक्षार्थी होते हैं उनके लिए वो रणनीति जो है वो हम यूज नहीं कर सकते, वो हमें बतानी है। तो देखिए फर्स्ट हमें दे रखा है कि छोटे कार्यों को बड़े चरणों में तोड़ना। तो देखिए अगर छोटे कार्य होंगे उनको अगर हम बड़े चरणों में ही तोड़ देंगे तो अगर एक मंद बुद्धि वाला जो बच्चा होगा वो छोटे ही काम नहीं कर पाता, तो वो बड़े चरणों में तोड़ेंगे अगर किसी काम को तो वो कैसे कर लेगा। तो ये ऑप्शन जो है वो आपका गलत है। लेकिन यहाँ पर हमें नहीं में ही पूछा हुआ है तो ये आंसर जो है ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर जो ये तीन ऑप्शन दे रखे हैं ये जो है वो हम कर सकते हैं। जैसे हमें दे रखा है दृश्य सामग्री का उपयोग करके शिक्षार्थी को जानकारी प्रस्तुत करना, तो ये आप कर सकते हो मंद बच्चों के लिए। उसके बाद जो है वो समूह की गतिविधियों में शिक्षार्थी को शामिल करना, तो ये भी आप मंद बुद्धि बच्चों के लिए कर सकते हैं। उसके बाद है शिक्षार्थी को तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, तो यानी कि अगर बच्चा कुछ भी पूछ रहा है तो उसको तत्काल प्रतिक्रिया देना, ये जो है वो आप मंद बुद्धि बालकों के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है इसमें हमें पूछा हुआ है कि मंद बुद्धि छात्रों का आईक्यू किसके बीच होता है। तो देखिए जो मंद बुद्धि बच्चे जो होते हैं उनका जो आईक्यू होता है वो 50 से 75 के बीच होता है। तो यहाँ पर ये मंद बुद्धि छात्र जो होते हैं उनका आईक्यू कई बार पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है 50 से 75 के बीच जो आईक्यू लेवल होता है वो मंद बुद्धि बच्चों का होता है। ठीक है। जितने भी आईक्यू है ये सारे जो है वो मैंने आपको बता रखे हैं। बुद्धि का जो चैप्टर मैंने आपको करवाया था उसके अंदर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप जो है वो थ्योरी वीडियो देख लेना। अब देखिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन हमें क्या पूछा हुआ है, यदि बाहरी प्रेरणा अंत की एक युक्ति है, कि जो बाहरी प्रेरणा होती है वो अंत की एक युक्ति है, तो आंतरिक प्रेरणा क्या है ये हमें बताना है। तो जो बाहरी प्रेरणा अंत की अगर युक्ति है तो जो आंतरिक प्रेरणा होती है वो स्वयं में एक अंत होता है। ठीक है। क्या होता है, स्वयं में एक अंत होता है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आंतरिक प्रेरणा आपकी ना तो शुरुआत होती है ना आपकी शुरुआत और अंत होता है, और उपरोक्त में से कोई होगा नहीं, तो स्वयं में ही एक अंत होता है। तो अगर आपके अंदर एक आंतरिक प्रेरणा अगर जागृत हो जाती है तो वो स्वयं में ही आपका क्या होता है, अंत होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संवेगात्मक विकास से नहीं जुड़ी। तो यहाँ पर जो है वो किससे बताना, हमें संवेगात्मक विकास से रिलेट करके बताना है। तो देखिए संवेग, फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है इसमें कि संवेग शारीरिक परिवर्तन के साथ जुड़े हैं।
तो संवेग शारीरिक परिवर्तन के साथ जुड़े हैं, तो ये आपकी सही बात है कि संवेग जो है वो शारीरिक परिवर्तन के साथ जुड़े होते हैं। उसके बाद है कि जन्म के तुरंत बाद संवेग शुरू हो जाते हैं, तो ये भी जो है वो आपका सही है, क्योंकि संवेग जो है वो जन्म के तुरंत बाद ही जो है वो शुरू हो जाते हैं। उसके बाद है कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था के दौरान संवेगों का तीव्र रूप देखा जाता है, तो ये भी जो है वो आपका यहाँ पर सही है। जैसे हम बाल्यावस्था में पढ़ते हैं कि वहां पर जो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसके दौरान जो आपके संवेग होते हैं वो तीव्र होते हैं। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ दे रखा है कि संवेगों का शारीरिक विकास से कोई संबंध नहीं होता, तो ये ऑप्शन आपका जो है वो गलत होता है, और यहाँ पर गलत ही पूछा हुआ था, तो यही हमें जो है वो आंसर मिल गया। तो संवेगों का शारीरिक विकास में कोई संबंध नहीं होता, ये ऑप्शन आपका गलत है, और यहाँ पर 27 का जो आंसर है वो फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि जीन प्याजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। तो हमें ये बताना है कि जो संरक्षण संबंधी जो समस्या है उनका समाधान निकालने की जो योग्यता होती है बच्चे में, वो जो है वो तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। तो ये जो तार्किकता के जो आधारभूत जो पहलू होते हैं वो आपके पास होते हैं विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता। इंग्लिश में अगर आप बात करो तो यहाँ पर जो है वो ये आपका हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिवर्सिबिलिटी। तो ये जो है वो आपके पास थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका सही हो जाएगा। तो संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान करेगा तो वहां पर विकेंद्रीकरण बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा हुआ है कि मानसिक रूप से मंद बच्चों की पहचान करने के लिए, तो जो मानसिक रूप से मंद बच्चे होते हैं उनकी पहचान करने के लिए बुद्धि परीक्षण उचित होगा। यानी कि जो मानसिक रूप से जो मंद बच्चे होते हैं उनकी हम पहचान जो करते हैं वो किस बुद्धि परीक्षण से करते हैं, ये हमें बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सीधा ही जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मानसिक रूप से मंद बच्चे होते हैं उनकी जब हम पहचान करते हैं तो उसमें हम अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों का जो है वो प्रयोग करते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट जो है वो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है और ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचनात्मकता का कारक नहीं है। तो देखिए जो क्रिएटिविटी होती है उसके अंदर जो है वो इसकी विशेषताएं होती है। क्रिएटिविटी में क्या क्या होता है, तो क्रिएटिविटी जो होती है उसमें लचीलापन होता है, मौलिकता भी होती है और विस्तार भी होता है। जो सौंदर्य है वो क्रिएटिविटी में नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्रिएटिविटी का कारक नहीं है। तो लचीलापन, मौलिकता और विस्तार यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन जो होता है ये आपका क्रिएटिविटी में होता है, और जो ब्यूटी है ये आपकी क्रिएटिविटी के अंदर नहीं पाई जाती, ये क्रिएटिविटी का कारक नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और ये जो है वो सीरीज हमारी चलती रहेगी। हम 30 क्वेश्चंस जो है वो पर वीडियो में आपको करवाएंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।